बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती इलेक्शन जीत गए हैं। यहाँ बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। पीटीआई वाले भगड़े डाल रहे हैं और तासर ये दिया जा रहा है, सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है कि जनाब वहां से एक हुक्मनामा आएगा रियासत पाकिस्तान के नाम। हुकूमत और मुक्तदरा दोनों लमलेट हो जाएंगी और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। इस तासर में किस हद तक सदाकत है और इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा होने वाली है। अगर ये सजा होती है तो वो कितने साल के लिए होगी और क्या ये सजा इस तासर को एक सलामी होगी कि जनाब ट्रंप आएगा इमरान खान को रिहा करवाएगा। इसके अलावा एक और खबर है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसम मुनीर साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरा पे, उनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी हुई है। इस दौरे का पस मंजर क्या है और जो इनको एक्सटेंशन मिली है, यानी 3 साल की बजाय टेन्योर जो है कानून के जरिए 5 साल कर दिया गया है, इसका इस दौरे के साथ क्या ताल्लुक है। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा जाते जाते जो एक चक्कर चला गए थे, 2 साल बाद हाफिज आसम मुनीर साहब जो हैं वो उस चक्कर के असरात से आज़ाद हुए। वो क्या मामला है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम यही बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं उनको एक और मुकदमे में सजा होने वाली है। और वो कौन सा मुकदमा है? 190 मिलियन पाउंड वाला। मेरी जो इस केस से मुतल्लिका लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ जो मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जिन्हें ओपन एंड शट केस है, ये ऐसा केस है जिसमें इमरान खान साहब जो है ये सजा से नहीं बच सकते। इसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके इल्म ही होगा कि जनाब मलिक रियाज की ब्लैक मनी जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की जो है उसने अपने कानून के मुताबिक वो ब्लैक मनी पकड़ी थी और कानूनी कार्रवाई के बाद 190 मिलियन पाउंड जो है वो रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाए गए। वो रकम जो है वो सरकारी खजाने में जमा करवाने के बजाय इमरान खान साहब ने एक कार्रवाई डाली और वो रकम जो है वो जो जुर्माना हुआ था बहरिया टोन को, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वहाँ एक अकाउंट खुला हुआ है जिसमें अदायगी करनी है जुर्माने की बहरिया टोन वालों ने, मलिक रियाज साहब ने, तो वहां जमा करवा दिए। यानी वहां से पैसे जो आए वो आए हुकूमत पाकिस्तान के लिए थे, लेकिन इन्होंने वापस कर दिए मलिक रियाज को। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जब वो पैसे तो पाकिस्तान आ गए ना, भाई मेरे आगे वो पाकिस्तान की रियासत के लिए थे, हुकूमत पाकिस्तान के लिए थे, पाकिस्तानी अवाम के लिए थे। वो तो ऐसे है कि मलिक रियाज का वहां जो सरमाया लगा हुआ था ब्लैक मनी के जरिए, वो तो बल्कि उसकी जो ब्लैक मनी थी वो भी वाइट कर दिया आपने। वो हुआ क्यों? इन्होंने फिर एक तो फराग होगी साहबा जो है उसने कोई कार्रवाई डाली, बीच में कोई जमीन जमून ली मलिक रियाज से, और फिर इन्होंने अल कादर ट्रस्ट के लिए जो इन्होंने बनाया, जनाब हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं अल कादर यूनिवर्सिटी, उसके नाम पे अराजी ली उससे मलिक रियाज से। और फिर ना सिर्फ अराजी ली बल्कि उसकी जो बिल्डिंग है वो भी मलिक रियाज ने खुद तैयार करके दी। इमरान खान खुद ये इतराफ कर चुके होंगे कि ना मुझे वो जो था ना नमल वाला वो क्या मामला था उसमें बड़ी जनाब मुश्किल पेश आई थी, तो वो बड़ा जनाब देर लगा दी ठेकेदार ने, तो मुझे चाहिए था कोई ऐसा डेवलपर जो जल्दी जल्दी ये जो यूनिवर्सिटी है वो तैयार कर दे। तो मैंने मलिक रियाज से बात की, मलिक रियाज ने कहा जिन्होंने मैं तैयार कर देता हूँ, पैसे भी मैं लगा देता हूँ, ये तो नेकी का काम है। ये सारा मामला है। तो ये उसके इवज उन्होंने ये तकरीबन 7 अरब रुपए का फायदा उठाया और 190 मिलियन पाउंड जो है वो मलिक रियाज को वापस कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो एक अमल दरामद बेंच बना हुआ है कि जो हुक्म जारी किया है जुर्माने का, कि जुर्माना अदा करता है नहीं करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसमें अमल करवाना है सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म पे जुर्माने वाले पे। तो वो चीफ जस्टिस काजी फाइज इस्सा के दौर में वो जो रकम थी जो मलिक रियाज वाले अकाउंट में जमा थी वो वापस करने का, हुकूमत पाकिस्तान को वापस करने का हुक्म दिया जा चुका हुआ है। दूसरे लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि वो जो रकम जमा करवाई गई थी इनके खाते में, मलिक रियाज वाले खाते में, बहरिया टोन वाले में, वो सही नहीं था, दुरुस्त नहीं था हुक्म, इसलिए वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस की गई और स्टेट बैंक और रजिस्ट्रार को इस हवाले से हिदायत की गई कि वो रकम की मुंतकिली के लिए कोई इकदाम करें, कार्रवाई करें। तो भारत ये इशू है। और इसके जो दामाद बेटियां जो वहां रह रहे थे बरतानिया में, उनको बरतानिया बदर कर दिया गया था इस केस के नतीजे में, एनसीए की रिपोर्ट की बुनियाद पे। और ये कह रहे हैं जनाब ये तो केस ही कुछ नहीं, हवा में केस है। अब इसमें जो वारदात इन्होंने डाली थी, वारदात डाली जनाब काफी अरसे से, आपको पता है ये केस चल रहा था। तो एक गवाह जो है, जो तफ्तीशी है, इंक्वायरी अफसर,
उसमें जिरा होनी थी। 3 माह तक टरखाए रखा इन्होंने, इल्तवा में रखा मामले को कि काम लंबा होता जाए, आगे चलता जाए, और उतनी देर में शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनकी मर्जी का आ जाए, और फिर वो अक्टूबर आएगा, वो 5 हल्के खुलेंगे, ये हुकूमत घर जाएगी, इमरान खान बाहर आएगा। वो वाला जो मंसूर अली शाह साहब पे ये तकिया किए बैठे थे, इन्होंने जैसे उन पे तकिया किए थे, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप पे ये तकिया करके बैठे हुए। आखिरी गवाह पर जिरा के लिए 37 तारीखें देना पड़ी थी अदालत को, एहतसाब अदालत को। 37वीं तारीख पे जाके इनकी जिरा मुकम्मल हुई है। वो भी अदालत ने बार बार वार्निंग थी, खबरदार किया, जनाब अगर आप जिरा नहीं करेंगे तो फिर हम आपका जिरा का हक ही खत्म कर देंगे। तब जाके इन्होंने जिरा की है। तो अब 8 नवंबर को शायद जुमे का दिन बनता है, तो ये इनके जो बयानात हैं 342 के, जो मुल्ज़िमों के बयानात होते हैं, वो अब होंगे दोनों को, यानी एक सवालनामे की शक्ल में भी होते हैं। जो भी कार्रवाई होती है, जो भी इल्जामात लगे होते हैं इनके ऊपर, तो उस हवाले से सवालनामा इख्तियार किया जाता है और वो मुल्ज़िमों को दिया जाता है, और मुल्ज़िम फिर उसका जवाब देते हैं। यानी कि ये आखिरी मरहला शुरू हो गया है। सजा वाला जो काम है ये शुरू होने वाला है। सजा या बरियत है, दोनों चीजें हो सकती है ना। ये केस ओपन एंड शट है, यानी ऐसा केस है कि ये सजा से, उनका ख्याल है जिनके साथ मेरी बात हुई है कि ये सजा से बच नहीं सकते। अच्छा, ये 342 का बैन होता है ना, ये उसमें दस्तखत भी नहीं होते और उसके अंगूठा वगैरह भी नहीं होता, जैसे मुल्ज़िम का 164 का बैन, उस तरह नहीं होता। ये एक कार्रवाई का हिस्सा होता है। अगर नहीं भी कोई जवाब देता तो वो जाता तो उसके खिलाफ है, लेकिन उसकी इस बुनियाद पर उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया जाता कि जनाब इसलिए 342 का बयान है, जो सवाल किए गए थे उनके जवाब नहीं दिए, इस बुनियाद पर नहीं। बहरहाल ये अब फिर फैसला महफूज हो जाएगा और फिर फैसला जो है वो चंद दिनों में जारी हो जाएगा। बहरहाल ये अब इसमें सजा कितनी हो सकती है? ये जो तोशाखाना केस था ना, इसमें इमरान खान और बुशरा बेगम दोनों को 14-14 साल कैद की सजा हुई थी और 10-10 साल के लिए इनकी नहली हुई थी, नहल किया गया था इनको अवामी ओहदों के लिए। अब एक मरतबा जब सजा हो जाए किसी जुर्म में, इनको नैब ऑर्डिनेंस के तहत सजा हुई है। अब जो केस जो चल रहा है ये 190 मिलियन पाउंड वाला, ये भी एहतसाब का केस है, एहतसाब ऑर्डिनेंस का, और उन्हीं दफात के तहत ये केस चल रहा है जिन दफात के तहत पहले इनको 14-14 साल कैद की सजा हुई थी। तो ये तयशुदा अमर है कानून का कि जनाब अगर एक ही जुर्म में बंदा दूसरी मरतबा पकड़ा जाता है तो उसे जो कानून में ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर शुदा सजा है वो सजा दी जाएगी। तो अब इसमें जो है ये मैंने कहा ना कि 8 नवंबर को वो 342 का जो मुल्ज़िम का बयान होता है सवालनामे की शक्ल में, तो जवाब देता है, तो वो अब वो मामला जो मरला जो वो मुकम्मल हो जाएगा। और पहले अगर इनको इसी जुर्म में सजा हो चुकी हुई है तो जो तयशुदा असूल है उसके तहत इन्हें फुल डोज मिलनी चाहिए। फुल डोज यानी 14-14 साल कैद बामशक्कत, फिर जुर्माना और फिर वो जायदाद की कुर्की जो भी इन्होंने किया हुआ है, जो अल कादर ट्रस्ट के नाम पे और अल कादर यूनिवर्सिटी के नाम पे इन्होंने जो फ़वाइद दिए हुए हैं, माली फ़वाइद, वो जो हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे इस कानून के तहत। और फिर इसमें कुछ मुल्ज़िम जो है वो मफरूर हैं। शहजाद अकबर साहब जो एहतसाब के चैंपियन बने थे, इतनी बड़ी फाइल लेके आते थे, निकलता कुछ भी नहीं था, वो भी इस केस में मफरूर हैं। फरग होगी भी मफरूर हैं और मेरे ख्याल शायद जुल्फी बुखारी भी मफरूर हैं, और मलिक रियाज साहब जो हैं वो भी इस मुकदमे में इश्तिहारी है। ये बाकी केस अलग कर दिया जाता है और बुशरा बेगम और इमरान खान के खिलाफ जो है वो ट्रायल जो है वो एक तरह से मुकम्मल हो गया है। और अब जो है सजा वो होना बाकी है, सजा का मरहला जो है वो रहता है। और लग ये रहा है जो क्राइम बता रहे हैं कि इस केस में इनको सजा हो जानी, और जो असूल है जो मैंने बयान की है उसकी बुनियाद पे इनको फुल डोज जो है वो मिलने का इम्कान है। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसम मुनीर साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है। ये अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं, और उससे पहले एक बड़ा सऊदी वफद जो है वो पाकिस्तान का दौरा करके गया है। ये जो दौरा है हाफिज आसम मुनीर साहब का, ये उसका फॉलोअप है। कुछ ऐसे वादे हैं, कुछ ऐसी जमानतें हैं जो हमारी हुकूमत है, इस हवाले से मैं आपको अब बताने लगा के बाद
सच्ची बात बताने लगा हूँ कि जो चीन है उसका भी एक मुतालबा है, सऊदी अरब का भी एक मुतालबा है, चंद एक दीगर अरब ममालिक हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उनका भी एक मुतालबा है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है एक तरह से, यहाँ पता नहीं चलता कि हुकूमत आज है कल नहीं है। और एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, जेल में बैठ के उसने एक बख्ता डाला हुआ है हुकूमत को कि जनाब ये कल गिरा देंगे, परसों गिरा देंगे, कब्जा कर लेंगे, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, पंजाब में फलां जगह पहुंचे, इस तरह का जो रोला शोला है। वो ममालिक कह रहे हैं जनाब हम सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ जमानतें चाहिए कि हमारी सरमायाकारी को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे सी पैक को नुकसान पहुंचाया था इमरान खान ने, तो वो कहते हैं इसकी जमानत कौन देगा? तो उसके लिए वो जमानत मांग रहे हैं जनाब फौज की। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में फौज एक ऐसा अदारा है जिसकी पॉलिसियों में तसलसल है। और फिर हाफिज आसम मुनीर साहब जब से आर्मी चीफ बने हैं तो ये पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत की बेहतरी के लिए, इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिश हैं। तो वो कहते हैं जनाब ये अब जमानत दें। तो वो मेरा ख्याल है वो जो वादे वईद थे उस हवाले से जमानत के लिए गए हैं। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ इनका एक्सटेंशन का इस दौरे के साथ क्या ताल्लुक है, वो ममालिक जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है, पता नहीं चलता कि जनाब आज हुकूमत है कल नहीं है, हम यहाँ सरमायाकारी कर बैठे और हुकूमत आने वाली जो उसकी पॉलिसी बदल जाए तो उस पॉलिसी की जमानत कौन देगा? तो वो जमानत जो है उसको तस्दीक देने के लिए ये इनकी एक्सटेंशन हुई है। यानी ये कि जो इन्होंने 2025 नवंबर 2025 में चले जाना था रिटायर होके, अगर एक्सटेंशन ना मिलती इनको तो उसको यकीनी बनाने के लिए कि जनाब आप टेंशन न लें, हमारी हुकूमत जो है, जो हमारी फौज है ये जमानत दे रही है, कम से कम नवंबर 2027 तक ये जामन साहब जो है ये मौजूद होंगे। ये इसका पस मंजर है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने कहा चक्कर चला के गए थे और उसके असरात जो हैं वो 2 साल तक तकरीबन भुगते हैं, 2022 से 2024 तक। मौजूदा आर्मी चीफ ने वो चक्कर क्या था, ये जो हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे ना, इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया ना फौज के डिसिप्लिन को और पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को, शायद ही कोई ऐसा आर्मी चीफ आया हो इनके पाए का। अब ये हुआ क्या, ये जाते जाते इन्होंने नवंबर 2022 में अपने ओहदे से रिटायर होना था, तो जाते जाते अक्टूबर में एक वारदात डाल गए, चक्कर एक चला गए। वो वारदात क्या डाल गए कि जनाब 12 मेजर जनरल जो थे उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दे गए। इनका चक्कर तो ये इन्होंने चलाया था ना कि शायद मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, और फिर जिन लोगों को इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दी थी, ज़ाहिर उन्होंने बहुत सारे लोग जो कोर कमांडर लगने था, बड़े अहम ओहदों पे उन्होंने जाकर बैठना होता है, तो वो इस हवाले से उन्होंने तरक्की दी। कुछ नशिस्तें ऐसी थी कि अभी वो नशिस्तें खाली भी नहीं हुई थी, पहले ही उनकी तरक्की करके। होता यह है कि जब रिटायरमेंट के करीब होता है कोई आर्मी चीफ और प्रमोशंस आ जाती हैं आर्मी के अंदर, तो वो आमतौर पे ये करते हैं कि आने वाले आर्मी चीफ के ऊपर छोड़ जाते हैं। क्यों आएंगे, ज़ाहिर उन्होंने अपनी टीम बनानी होती है, तो उन्होंने देखना होता है कि कौन लोग जो हैं वो फिट हैं, कौन फिट नहीं है, अपने लिहाज से उन्होंने देखना होता है, तो वो छोड़ जाते हैं। लेकिन बाजवा साहब जो है ये काम कर गए और उसके जो नताइज हैं वो आसम मुनीर साहब को भुगतना पड़े। अगर कि हमारी फौज जो है इसका डिसिप्लिन जो है ये बड़ा मसाली है, लेकिन इसके बावजूद बताने वाले ये बताते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनको फेस करना पड़ रहा था आसम मुनीर साहब को। अब आसम मुनीर साहब जनरल बाजवा के चक्कर के असरात से कैसे बाहर आए? फिर वो जो 12 लोगों की प्रमोशंस थी, फिर असामियाँ खाली हुई, फिर वहाँ उनकी तैनातियाँ होगी, फिर कुछ लोग और जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचे, लेफ्टिनेंट जनरल वो जो हैं वो घर गए, फिर वहाँ इन्होंने प्रमोशंस की। और उसके बाद अब ताज़ा तरीन जो है ये कोई 4-5 असामियाँ जो थी लेफ्टिनेंट जनरल की वो खाली हुई थी, वहाँ इन्होंने प्रमोशंस कर दी हैं। अब कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा वाले जो असरात हैं ना वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए। तो आपको याद होगा कि 13 अक्टूबर को मैंने एक व्लॉग किया था जो जिसका था कि फौज का मूड खराब, बड़ी डेवलपमेंट, और उसमें मैंने अर्ज किया था कि जो NDU है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उसके जो सदर हैं सरबरा जनरल आसिफ गफूर साहब, रिजेक्टेड तइज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा वाले, वो साहब जो हैं उन्हें कहा गया है वो 10 अक्टूबर से नहीं आ रहे यूनिवर्सिटी, और उन्हें कहा गया कि जनाब आपने बहुत काम कर लिए, आप आराम करें। यानी एक तरह से उन्हें जबरी रुखसत पे भेज दिया गया है। यानी वो हैं तो
सदर एनडीयू के, लेकिन वो काम नहीं किया जा रहा, उनसे घर बिठा दिया गया है। और ये भी खबर आई थी कि जनाब उनके बैरून मुल्क जाने पे भी पाबंदी है, वो इजाजत लेके जा सकेंगे, अगर जाएंगे तो पाबंदी है भारत उनकी। उस पर जो बड़े बड़े कुछ सीनियर और अपनी तरफ से फौज के अंदर बड़ी ज्यादा रसाई रखने वाले जो हैं, उन्होंने जनाब उसकी तरदीदें कर दी। किसी ने वो एक्स पे ट्विटर पे डाल दिया मेरा जनाब वो जो था विलाग उसका वो हिस्सा, तो फिर उससे जनाब तरदीदें आ गई। तो मैंने उस वक्त भी कहा था तेल देखो, तेल की दार देखो, वक्त देखो, इंतजार करो। वो अब भी जो मेरे जरा हैं इस बात पे, वो मेरी खबर की तईद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल आपकी खबर जो है वो ठीक है। और अब इसका एक और जो सबूत है वो ये है कि एनडीयू का जो सदर है वो आसिफ गफूर साहब अब भी हैं, रुखसत पे हैं, लेकिन नया जो है उसका सदर, उसका तकर्रर हो गया है। और एनडीयू के जो नए सदर हैं वो हाल ही में जो प्रमोट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे, मोहम्मद आरम नजम साहब, उनका नोटिफिकेशन हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि नजम साहब काम करेंगे, वो छुट्टी पे रहेंगे, एक बात। और दूसरा, जो कोर कमांडर मुल्तान थे, असामी खाली हुई थी, तो वो एहसन गलरेज साहब अभी हाल ही में प्रमोट हुई, इनकी प्रमोशन पहले हो चुकी हुई है। लेकिन जो नए एडजुटेंट जनरल आए हैं अजहर वकास साहब, उनकी हाल ही में प्रमोशन हुई है, यानी ये सीट जो है ये भी उन्होंने फिल की है। और मोहम्मद हसन खटक साहब जो हैं वो क्वार्टर मास्टर जनरल लगाए गए हैं। और डीजीजीएस बड़ा अहम होता है, जॉइंट स्टाफ, यानी डीजी जॉइंट स्टाफ जो होते हैं, तबस्सुम हबीब साहब, उनको ये ओहदा तफवीज़ किया गया है। यानी एक के सिवा तमाम असामियाँ जो हैं जो खाली हो रही थी, या जहाँ एक साहब जो हैं वो जबरी रुखसत पे भेज दिए गए हैं, वहाँ जो तैनातियाँ हुई हैं वो सारे नए जो प्रमोट होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनकी तैनातियाँ की गई हैं। इस तरह बाजवा साहब का जो चला है वो चक्कर था, 2 साल बाद उसके असरात से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं आसम मुनीर साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये अमेरिकी सदारती इलेक्शन जीत गए। अच्छा, दोनों मरतबा इन्होंने जो खतून उम्मीदवार थे इनके मध्य मुकाबल, उनको शिकस्त दी है डेमोक्रेट्स की तरफ से। डेमोक्रेट्स की तरफ से पिछले इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन थी इनके मुकाबले में, वो रह गई। और इस मरतबा वो कमेला हैरिस जो हैं वो इनके मुकाबले में थी। इन्होंने दोनों मरतबा, ये भी एक रिकॉर्ड है कि दोनों मरतबा खातून उम्मीदवारों को शिकस्त दे के ये सदर जो मुंतखब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। और वहां देखिए यार, वैसे अजीब बात है, आज तक अमेरिका की तारीख में कोई खातून जो है वो सदर मुंतखब ही नहीं हुई। ये तो इलेक्शन लड़ा है ना, माजमी तो इलेक्शन की भी कोई बात नहीं मिलती। इवन ये कि जॉन एफ कैनेडी की जो अहलिया थी, कैनेडी जो खानदान है वो बड़ा मकबूल खानदान, अभी बड़ा मकबूल खानदान है अमेरिका में, तो उनकी जो अहलिया थी उसके हवाले से ये कुछ बातें हो रही थी कि शायद वो या उनके भाई जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे जॉन एफ कैनेडी के कत्ल होने के बाद। लेकिन वो भी जरूरत नहीं कर सकी थी इलेक्शन लड़ने की, बल्कि वो पूरी फैमिली जो है वो सियासत से, सदारती सियासत जो है उससे अलग हो गई। उसके बारे में बड़ी कहानियां हैं जनाब, क्यों अलग हुए हैं। तो इस तरह की बातें वहां जो हैं चल रही हैं अमेरिका में भी, इसी तरह जैसे साजिशी थ्योरी यहाँ चलती है वहां भी चलती रहती है। अब ये जो पीटीआई वाले हैं ये बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब खुशियां मना रहे हैं, और जो इनका देखें आप एक्स पे और सोशल मीडिया पे जनाब भरा पड़ा है कि जनाब अभी जो है वो ट्रंप साहब जो है हुक्म जारी करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान जो है नॉमिनेट हुई। जैसे भी पहले मुशाहिद हसन सईद ने ये बात की थी जनाब, पहले ही संभल जाए, ट्रंप के आने से पहले ट्रंप ने जनाब मुंतखब हो जाना है। फिर इनके खुसा साहब जो हैं उन्होंने ये बात कर दी अभी हाल ही में कि 5 नवंबर को वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और नवंबर में इमरान खान बाहर होंगे। तो उस दिन भी मैंने अर्ज किया था कि भाई मेरे, ये 5 नवंबर को अभी जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका जो है वो इलेक्शन हुआ है। इसके बाद और मरहल हैं वो रहते हैं, रस्मी कार्रवाई रहती, हो गए हैं मुंतखब वो। लेकिन जो इंतकाल इक़्तिदार है ना वहां पे, वो 20 जनवरी को होता है। और वहां का जो सिस्टम है ना वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। और जहां जो खुशियां मना रहे हैं ना कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब हुक्म जारी करेंगे, वहां जो सदर जो है उसके दिल में जो होता है उसको पॉलिसी की अगर शक्ल देता है तो फौरी तौर पे नाफज नहीं हो जाती। बहुत सारी पॉलिसियां ऐसी हैं जहां मंजूरी लेनी पड़ती है सेनेट से, मुतलका काम से। ऐसे नहीं होता कि जनाब ट्रंप साहब जो फोन उठाएंगे और कहेंगे बंदा छाड़ दो साडा। ये कहेंगे शकील अफरीदी अंदर है ना असामा वाले केस में,
तो उसको तो रिहा नहीं करवा सकी अमेरिकी हुकूमत। और वैसे भी जो ट्रंप ने खत लिखा था बकायदा, ट्रंप का पिछला जो दौर था इन्होंने खत लिखा था उसकी रिहाई के लिए, लेकिन इन्होंने कहा चलो नहीं भाई, कादी कादर रिहा करना। वैसे भी एक बात जो है, ये अमेरिकी जो पॉलिसी है उसमें ये चीज शामिल ही नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत करना। ये सब तो अदालतों के कटहरे में खड़े हुए हैं, सजाएं हुई हैं अदालतों से इनको, तो वो कैसे मुदाखलत करेंगे। और फिर पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, कोई जरूरी है पाकिस्तान उनकी बात मान ले। और वहां जो अमेरिका है उसमें ये एक मिसल मशहूर है कि अमेरिका की ना दोस्तियां दायमी होती हैं ना दुश्मनियां दायमी होती हैं। वो खुद कहते हैं, ये उनके एक साबिक वजीर खारजा का ये कौल है। अगर दायमी कोई चीज होती है, हमेशा के लिए चीज है अमेरिकी मफाद। अब अगर एक शख्स के लिए, एक शख्स में अमेरिका का मफाद है तो फिर वो पॉलिसी बन सकती है, लेकिन एक शख्स में अमेरिका का मफाद हो नहीं सकता। दूसरा जो मैंने कहा, जो पॉलिसियां जो ऐसी नाफज नहीं हो जाती, ये ओबामा साहब जब आए ना सदर, उस वक्त ब्लैकबेरी का बड़ा दौर था और कहा जाता जनाब उसका डाटा बड़ा महफूज है, वो लीक नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकता। तो 3 माह लगे थे उन्हें, ओबामा साहब को, ये इजाजत लेने में। सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी कि जनाब नहीं, आप ब्लैकबेरी नहीं रख सकते, इस तरह को के आला अपने पास नहीं रख सकता जिसका डाटा चोरी हो सकता हो, खदशा भी हो। तो जब उन्हें इजाजत मिली थी, उन्होंने कहा मैं आज सदर बना हूं, आज मैं बड़ी मुश्किल के साथ ये अपना जो मरहला जो है, ये जंग है, ये जीता हूं। ओबामा साहब ने यह कहा था, भाई मेरी इतना आसान नहीं होता। और फिर ये जो तो मुतलवन मजाज हैं, ये तो पल में तोला पल में माशा, इनका पता ही नहीं होता। अभी कैंपेन में देखा नहीं, एक जगह कुछ और बात कर रहे हैं, यहूदियों के लिए बात कर रहे हैं, दूसरी जगह मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तीसरी जगह गजा वालों की हिमायत में बात कर रहे हैं, चौथी जगह यहूदियों के लिए बात कर रहे हैं। पिछले टेन्योर में तो इन्होंने यरूशलेम जो है वहां अपना सफारत खाना मुंतकिल कर दिया था, जिसका वो इतने साल से, जब से इसराइल वजूद में है, बड़ा हुआ है। वो तेल अवीव में उन्होंने बनाया होगा अपना दारुल हुकूमत, और यरूशलेम जो है उन्होंने डिक्लेयर किया, बाद में उन्होंने फौरी तौर पर जाकर अपना सफारत खाना बना दिया। और हमें उम्मीदें हैं कि अब ये जो है शायद हमारी मदद करेगा। बहरहाल इन्होंने वहाँ अरब मुसलमानों का जो वहाँ रहते हैं अमरीकी, और अमरीकी जो मुसलमान हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब। और इन्होंने ये भी कहा कि ना मैं लड़ाई के खिलाफ हूँ, मेरे पिछले दौर में सिर्फ एक लड़ाई हमने लड़ी थी दाश के खिलाफ, और वो भी वो महदूद मुद्दत में हमने वो जंग जीत ली थी, तो वो कोशिश करेंगे। तो अब उनके लिए वो इसराइल या इसराइल और लबनान और गजा, वहाँ जो जुल्म हो रहा है, जो वादे किए हैं इन्होंने जंगबंदी के, वो अहम है, यूक्रेन अहम है, या फिर इमरान खान। वैसे भी वो उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है वो अमरीकी मसाइल की बुनियाद पर लड़ा है, और अमरीकियों ने अपने मसलों के हल के लिए इनको सदर मुंतखब किया है। इन्होंने जो एक डंडोरा पीटा था जो बाइडेन के खिलाफ, और सोशल मीडिया को इन्होंने भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया, और एलोन मस्क की इन्होंने तारीफ भी की है, जो एक्स के मालिक भी हैं। और मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो कैंपेन के दौरान इन्होंने बातें की हैं कि शायद ये उनको अपना कोई मशीर वगैरह मुकर्रर करने वाले हैं एलोन मस्क को। तो वहाँ सोशल मीडिया वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया एक मुकाबला चल रहा था, और उसमें सोशल मीडिया जो है वो इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, और सोशल मीडिया वाले वहाँ जीत गए। ये देख लें आप, वहाँ सर्वे कुछ और आ रहे थे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे सर्वे कुछ और चल रहे थे। और आखिरी वक्त में फिच की रिपोर्ट थी कि ना, पहले वो जो ट्रंप आ गया था, अब 3% जो है वो खातून जो है, वो फिच के साथ किसी और की भी रिपोर्ट थी कि वो आगे है, लेकिन वो नहीं, वो सारे गलत हो गए। ये जो है इसमें कामयाब हो गए। और वहाँ जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम इतना मजबूत है ना। हाँ, ये झूठ भी बोलते हैं, वादा खिलाफी भी करते हैं, कोई पता नहीं, ये कहते हैं साफ मुंह पे कि खान साहब छो जनाब, मैं थोड़े बंद ने कहा सी, थोड़े किन्ने वोट ने, किन्ने वोट ने थोड़े भाई जी, तुम मैंने वोट ना भी देंगे तो मैंने की फर्क पैना सी, मैं थोड़े वास्ते क्यों मुसीबत लाऊं। कोई इतवार नहीं है इस बंदे का। और फिर वो अभी मैं देख रहा था, वहाँ एक अमरीकी चैनल पे कुछ तबसरे हो रहे थे, तो वो कह रहे थे इन्होंने पॉलिसियां तो दे दी है, लेकिन वो पॉलिसियां जो है वो कैसे, इन्होंने उसके पीछे प्रोग्राम क्या है वो बताया ही नहीं। यानी कि उसी तरह का प्रोग्राम है जनाब, 1 बिलियन ट्री, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, उसी तरह के प्रोग्राम है। हाँ, एक बात है कि ये जो वहाँ लोग जाते हैं अमेरिका में, उनके ऊपर जो पाबंदियों वाली बात है, वो पिछली दफा भी उन्होंने करके दिखाया था, अब भी उन्होंने ऐलान किया। लेकिन साथ ही एक अच्छी जो बात उन्होंने की है, उन्होंने ये फरमाया है
कि जनाब जो इलीगल तरीके से हमारे यहाँ आके सेटल होने की कोशिश करते हैं ना, मैं उनके खिलाफ हूं। जो कानूनी तरीके से आते हैं वो आए जाएं, अगर विजिटर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं तो आए वीजा लेके कानून के मुताबिक, लेकिन जो चक्करबाजी करते हैं वो मैं नहीं होने दूंगा। ये उन्होंने एक बात की है। और जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, वहां तो सिस्टम इतना मजबूत है, वो एक मैं मजे की बात आपको सुनाता हूँ कि वहां जो अमेरिका है, अमेरिका में एक ऐसा सदर भी रहा है जो कभी मुंतखब ही नहीं हुआ उस ओहदे के लिए। वहां ये आइन में ये लिखा हुआ है कि जैसे अब ये हो गए हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बन गया, अब इलेक्टोरल कॉलेज वाले जो है वो बाकायदा रस्मी तौर पे सदर का इलेक्शन भी करेंगे और नायब सदर का इलेक्शन भी होगा। तो अगर नायब सदर जो है वो रिजाइन कर जाता है या इंतकाल हो जाता है उसका, या किसी वजह से वो अपने फराइज की अंजामदही में नाकाम हो जाता है और वो फारग हो जाता है ओहदे से, तो फिर वहां नए इलेक्शन नहीं होते। वहां जो सदर है उसको ये इख्तियार देता है वहां का आइन कि वो किसी भी शहरी को जो नायब सदर बनने की अहलियत की शराइत पर पूरा उतरता हो, वो नायब सदर जो है वो नामजद कर सकता है। और फिर अगर सदर जो है वो किसी वजह से रिजाइन कर जाए या उसका इंतकाल हो जाए, फिर बाकी जो टेन्योर है सदर का वो नायब सदर पूरा करेगा। और वो एक साहब जो है वो ना नायब सदर मुंतखब हुए ना सदर मुंतखब हुए, लेकिन वो सदर भी रहे नायब सदर भी रहे। वो कौन थे? वो जनाब फोर्ड साहब, सदर फोर्ड जो है ना, वो रिचर्ड निक्सन वाला एक आया था वाटर गेट स्कैंडल, तो उसके बाद इम्पीचमेंट आ गई उनके खिलाफ, तो इम्पीचमेंट से बचने के लिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जब उन्होंने रिजाइन किया तो फिर जो फोर्ड साहब हैं ये सदर बन गए थे और सदर का इन्होंने टेन्योर पूरा किया था, लेकिन वो जनरल इलेक्शन में जो अगले इलेक्शन में वहां हार गए थे। फोर्ड साहब जो है वो नायब सदर भी मुंतखब नहीं हुए थे। वहां के जो नायब सदर थे निक्सन के, उन्होंने रिजाइन कर दिया था उससे पहले। तो उनके रेजिग्नेशन के बाद जो फोर्ड साहब है इनको नामजद किया था निक्सन ने नायब सदर, और फिर खुद रिजाइन कर दिया। तो फोर्ड साहब जो है वहां सदर के होते पे भी मुतमक्कन हो गए थे। ये वहां का सिस्टम है और ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए वो सिस्टम को तोड़ के वो आएगा। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, ये बड़ी कोशिश करते हैं, ये जिंदा रहते हैं। मीडिया पे ये जिंदा रहने का फन आता है इनको, इन लोगों को। कभी कोई यानी अपने जो इनके वर्कर हैं उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखते हैं, हौसला दिए रखते हैं। मतलब अब ये होगा, अब देखें मंसूर अली शाह आएगा तो ये हो जाएगा, अब फलां आएगा तो ये हो जाएगा, अब ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा। ये इनकी खाम ख्याली है, खुशफहमी है। आप भी इधर ही, मैं भी इधर हूं। अब देख लीजिएगा कि वो कितनी कोशिश करते हैं ट्रंप साहब इनके लिए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।